देखिए हमारे पास जैसे स्टेटमेंट सम के लिए मैंने बोला था आपको कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट सम आता है तो उसके साथ कैसे डील करेंगे। जैसे हमारे पास ये आ जाता है, जैसे क्वेश्चन है कि ए डीलर विश टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड स्विंग मशीन, ही हैज़ ओनली ₹9750 टू इन्वेस्ट। देखिए एक डीलर है जिसकी विश है कि वो कुछ नंबर ऑफ फैंस जो है और स्विंग मशीन चाहता है, और उसकी जो कॉस्ट है यानी उसे सिर्फ ₹975 ही इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने हैं। और उसके पास जो है स्पेस जो है कितनी आइटम्स का है, 30 आइटम्स का है। और उन्होंने ये बोला है कि अगर वो फ़ैन लेता है तो एक फ़ैन की जो कॉस्ट है वो ₹480 है, और एक स्विंग मशीन की जो कॉस्ट है वो ₹360 है। तो आपको बताना है कि वो किस तरीके से उसकी एक्सेप्टेशन है कि वो सेल करे कि उससे जो फ़ैन पर जो प्रॉफिट है वो ₹35 का हो और स्विंग मशीन पर ₹24 का हो। तो इसमें देखिए हम एलपीपी में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपके देख हमारे पास क्या है, जैसे हमें इससे जो हमारे पास हमेशा प्रॉफिट रहता है इन क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट रहेगा उसमें क्या रहता है, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हमेशा ही हमारा जेड यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही काउंट होता है। तो हम इसके डील कर लेते हैं इसमें। जैसे हमारे पास प्रूफ करते हैं हम इसका। आपने क्या करना है, हमें ये मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास कितनी स्विंग मशीन है और कितनी जो है फैंस हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स कोमा या एक्स एंड वाई denote the number of fans and swing machine। ये नंबर्स ऑफ हमारे पास स्विंग मशीन है और फैंस हैं, यानी एक्स तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ फैन एंड वाई हो गया हमारे पास नंबर ऑफ स्विंग मशीन। तो देखिए आपको बोला गया है कि एक जो फैन है उसकी कॉस्ट कितनी है, 480 है। तो कॉस्ट ऑफ अगर वन फैन की कितनी है 480, और मेरे पास कितने फैन है एक्स है, तो कितनी हो जाएगी 480 रुपीज। और कॉस्ट ऑफ वन स्विंग मशीन कितना था मेरे पास, इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, दैट इज 360। और मेरे पास कितनी स्विंग मशीन है वाई, तो इसकी कितनी हो जाएगी 360 वाई रुपीज। तो ये दोनों हमने क्या निकाल दी है इसकी कॉस्ट, कि हमारे पास कितनी कॉस्ट है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि उसके पास जो है वो उसने जो इन्वेस्ट करना है दैट इज नॉट मोर देन 9750, इससे ज़्यादा रुपीज़ जो है वो कॉस्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो कितने भी फैंस ले या कितने भी स्विंग मशीन ले, इससे ज़्यादा उसके पास अमाउंट नहीं है, कॉस्ट नहीं है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स फैन एंड वाई स्विंग मशीन, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड कर देंगे कि दोनों एक साथ थे, 480x प्लस 360y, सॉरी यहाँ 0 है, 360y। नाउ हमें पता है कि सिंस द डीलर हैज़ ओनली, कितने रुपीज़ हैं उसके पास 9750, इतने रुपीज़ टू इन्वेस्ट है। मीन्स अगर मेरे पास ये टोटल हमारे पास मशीन है या कॉस्ट इतनी करनी है, तो ये कॉस्ट किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 480x प्लस 360y इज लेस देन इक्वल टू 970। इसमें मैंने लेस देन का सिंबल इसलिए लगाया है, देखिए मैं फॉर्मुलेट कर रही हूँ, मेरी स्टेटमेंट है, मुझे एलपीपी में शो करना है। कई बार इसके आगे जो है आपको ये बोला जाता है इसे ग्राफिकली शो करो, तो ये लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल मैं बता देती हूँ किस अकॉर्डिंग लगाया है। कि उसने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला कि हैज़ ओनली रुपीज़ दिस, मतलब इससे मोर वो नहीं इन्वेस्ट कर सकता। इसीलिए मैंने बोला कि मेरे पास जो भी अमाउंट फैन या स्विंग मशीन का टोटल अमाउंट रहेगा वो या तो इसके इक्वल होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, मोर नहीं कर सकते। अगर उन्होंने बोला कि वो उससे मोर भी कर सकता है, देन आई यूज द सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू। सेकेंड है हमारे पास, देखिए आप इसकी कंसंट्रेट बनाने के लिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए 30 से, तो हमारे पास कंसंट्रेट बन जाएगी 16x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 325। तो ये हमारी फर्स्ट कंसंट्रेट बन जाएगी इसकी। सेकेंड है हमारे पास, वी हैव टू गिव दैट सिंस द डीलर हैज स्पेस, कितनी आइटम का स्पेस था उसके पास, मैंने आपको बताया था 30 आइटम्स का स्पेस है। तो x प्लस वाई इज नॉट मोर देन 30, तो एक्स ये किससे आ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया लेस देन सिंबल क्या होता है कि उसके पास स्पेस ही 30 का है, तो 30 साथ में आ जाएगा। नाउ एक कंडीशन हमेशा हमारे, देखिए कंसंट्रेट में मैंने आपको दिखाया होगा, मैं हमेशा लिखती थी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
इसका मीनिंग ये होता है कि ये नॉन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। इसी तरह मान लीजिए मेरे पास स्विंग मशीन है या फैंस है, उनका नंबर ऑफ आइटम कभी ये तो नहीं हो सकता कि -4 हो, वो हमेशा 4 ही रहेंगे, या तो 4 फैन होंगे या 6 फैन होंगे। -6 फैन या -7 स्विंग मशीन नहीं हो सकती है। तो हमारे पास क्या रहेगा कि सिंस द फैंस एंड स्विंग मशीन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारे पास कंसंट्रेट क्या बन जाएगा कि दिस इज पॉजिटिव। आगे देख लेते हैं, ये तो हो गए हमारे कंसंट्रेट। अब मुझे फाइंड करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की z कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। नाउ देखिए हमारे पास बोला हुआ है प्रॉफिट ऑफ 1 फैन का जो प्रॉफिट है वो मेरे पास कितना बोला हुआ था, दैट इज 35 रुपीज़। और मेरे पास फैंस कितने हैं, एक्स फैन थे, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 30x रुपीज़। इसी तरह से प्रॉफिट ऑफ 1 स्विंग मशीन, उसका प्रॉफिट कितने रुपीज़ का बोला हुआ था, दैट इज 24 रुपीज़। तो मेरे पास मशीन कितनी है y, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 24y के। देखिए ये हमारे पास प्रॉफिट है फैन का और ये है हमारे पास स्विंग मशीन का, तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, दैट इज 35x प्लस 24y। तो नाउ अब इन्होंने ये बोला है कि हमें, मैं करूं तो हमारे को सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार करना है कि मुझे जो है एक्सेप्टेशन क्या है उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 35x प्लस 24y सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट्स। कौन कौन से कंसंट्रेट्स बने थे, देखिए एक हमारा बना था 16x प्लस 12y लेस देन 325, और एक मैंने बताया था कि नोट मोर देन 30 इसके अंदर है आइटम्स, ये हो गया। एक मेरे पास हो गया XY नॉन नेगेटिव है। तो यही हमारा है कि मैंने इसे फॉर्मुलेट कर लिया है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट थी उसको एज अ फार्मूला में कन्वर्ट कर लिया है कि अगर हमारे पास इतनी आइटम हो उसके ऊपर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप कैसे डील करोगे। तो मैंने यही चीज़ की है कि इतनी आइटम थी उसको मैंने, यानी हमारे पास ये जो है, ये जो चीज़ है ये हमारा क्या है फॉर्मुलेशन है, लास्ट में ये फॉर्मुलेट किया है मैंने कि हमारे पास ये, अगर मेरे को ग्राफिकली से शो करना है तो इन कंडीशन के बेस पर आप इसे ग्राफिकली शो कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ जी देखिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, जैसे देयर इज़ अ फैक्ट्री लोकेटेड एट 2 प्लेसेस P एंड Q। देखो एक फैक्ट्री है जो 2 लोकेशन पर है, P और Q कर। फ्रॉम द लोकेशन अ सर्टन कमोडिटी इज डिलीवर। देखिए 2 फैक्ट्रीज है, एक तो P है और एक Q है। वो कुछ लोकेशन पर, जैसे A B C 3 लोकेशंस हैं, वहाँ पर अपना जो है मटेरियल जो है प्रोवाइड करती हैं, और वो जो जहाँ पर ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है 554 यूनिट है। यानी कि जो फैक्ट्री A है यानी डिपोट है वो 5 और सेकंड जो है 5 और थर्ड जो है वो 4 से ज़्यादा यूनिट जो है वो नहीं ले सकती। जबकि हमारे पास P और Q है वो जो है हमारे पास फैक्ट्री 8 और 6 यूनिट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है, यानी बनाती है वो। तो आपको कॉस्ट दी गई है ईच यूनिट की, आपको इतनी दी, यानी कि अगर P जो है वो A को 16 रुपीज़ में प्रोवाइड करता है, P B को 10 रुपीज़ में प्रोवाइड करता है और C को इतने रुपीज़ में। इसी तरह से Q A को 10 रुपीज़ में, Q B को इतने रुपीज़ में, इस तरीके से प्रोवाइड करता है। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच फैक्ट्री, कि कॉस्ट हमारा मिनिमम आना चाहिए। देखिए लास्ट केस में मैंने आपको मैक्सिमम बताया था, इस केस में हमारा मिनिमम है कि हमें मिनिमम कॉस्ट आना चाहिए। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं अगर ये कहूँ कि लेट X and Y units be transported from factory P to A, B respectively। देखिए मैं इसको फिगर आउट करके बताती हूँ कि किस तरह करना है। देखिए हमारे पास जैसे ये A फैक्ट्री है, A डिपोट है सॉरी, ये B है जहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है सामान, और ये C है। आपको मैंने बोला कि ये 5 यूनिट जिससे ज़्यादा नहीं ले सकता, ये भी 5 लेगा और ये भी 4 लेगा। मैंने अब क्वेश्चन में आपको बताया था जैसे 5 यूनिट की रिक्वायरमेंट है इसकी। अब 2 फैक्ट्रीज़ हैं, एक तो फैक्ट्री है P
ये 8 यूनिट से ज़्यादा नहीं बनाती है, यानी बाकी मटेरियल से दूसरी फैक्ट्री से लेना पड़ेगा। एक है क्यू, ये जो है वो 6 यूनिट से ज़्यादा नहीं बनाती है। तो देखो अगर मैं आपको इसको बताऊं तो इसको देखिए, हमारे पास मैंने आपको बोला कि यहाँ पर अगर ये P जो है ये 8 यूनिट बनाता है, मान लो ये X जो है इसको दे रहा है, तो इसको कितना देगा Y। तो अब देखो आपको पता है कि मैंने बोला कि A जो है ये P ने मटेरियल देना है, उसने X मटेरियल दे दिया A को, Y मटेरियल दे दिया B को, और इसको पता है कि मेरे पास टोटल बनता ही 8 यूनिट है, तो वो C को कितना दे पाएगा, इन दोनों को जो दे चुका है उसका बाकी बचा हुआ, यानी 8 माइनस X माइनस Y के। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि जो P है वो A को कितने रुपीज़ में दे रहा है, ये 16 रुपीज़ में दे रहा है इसको। ये B को कितने रुपीज़ में दे रहा है, ये 10 रुपीज़ में दे रहा है, और C को कितने रुपीज़ में दे रहा है, 15 रुपीज़ में। ऐसा इसलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि हमें प्रॉफिट भी निकालना है कि इनका प्रॉफिट मिनिमम हो, तो इसलिए मेरे को कॉस्ट भी चाहिए कि कितनी कितनी कॉस्ट में दे रहा है। अब आगे देख लेते हैं। देखो इस जो A है उसको चाहिए टोटल 5 यूनिट, X तो ले लिया इसने P से, तो यहाँ से कितना मटेरियल लेगा वो, X वट एवर कुछ भी हो मैंने, तो यहाँ से कितना लेगा वो 5 माइनस X लेगा। इसी तरीके से जो मेरे पास B है, अगर ये Y जो है वो P से फैक्ट्री से ले रहा है, तो इससे कितना लेगा 5 माइनस Y लेगा। अब बात आई C की, मैं कह रही हूँ ये 6 यूनिट से ज़्यादा नहीं बनाता है, तो 5 माइनस X तो दे दिया इसको, 5 माइनस Y दे दिया इसको, तो बाकी बचा हुआ किसको देगा, वो C को ही देगा ना। तो 5 माइनस X प्लस 5 माइनस Y, दैट इज X प्लस Y माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो अब इसकी जो कॉस्ट है वो कितने रुपीज़ है, मैं बता रही थी क्यू की कॉस्ट जो है A को दे रहा है वो 10 रुपीज़ में, क्यू जो है B को दे रहा है 12 रुपीज़ में, और C को दे रहा है 10 रुपीज़ में। अगेन रिपीटेड, देखिए ये 8 यूनिट है, 8 यूनिट बनाता है ये, तो इसने X इसको दिया, Y इसको दिया, तो इसको कितना देगा 8 माइनस X माइनस Y। नाउ हमें पता है कि ये इसको 5 यूनिट चाहिए थी, तो मैंने X तो इससे ले ली, तो बाकी किससे लूँगा, मैं दूसरी फैक्ट्री से लूँगा। इसी तरह से इस ये जो है इसको चाहिए थी, ये जो है हमारे पास, इसको इसने इससे Y ली, तो इससे कितनी लेगा 5 माइनस Y लेगा, क्योंकि P से वो ले चुका है कुछ ना कुछ मटेरियल, तो बाकी बचा हुआ किसको लेना पड़ेगा, दूसरी फैक्ट्री से लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर ये जो क्यू फैक्ट्री है वो 6 यूनिट बनाती है, इसने 5 माइनस X इसको दे दी, 5 माइनस इसको दे दी, तो बाकी बची हुई किसको देगा, वो C को देगा। तो ये हमारा, अगर आपने ये चीज़ समझ ली, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसके बेस पर आपके कंसंट्रेट बन जाएंगे। तो देख लेते हैं कंसंट्रेट कैसे बना। देखिए हमारे पास है कि पहला कंसंट्रेट मेरा क्या फाइंड किया था मैंने, कि A ने, ये देखिए जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 5 माइनस X जो है वो किसको दिया, इससे इसको दिया है ना, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 5, यानी फर्स्ट कंसंट्रेट बन गया। दूसरा था 5 माइनस Y इज पॉजिटिव, तो Y लेस देन 5, सेकेंड कंसंट्रेट ये बन गया। एक हमारा था 8 माइनस X माइनस Y इज ग्रेटर देन 0, तो X जो हमारे पास क्या हो जाएगा, X प्लस Y इज लेस देन इक्वल टू 8 के। लास्ट कंडीशन थी X प्लस Y माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, यानी X प्लस Y इज लेस देन इक्वल टू 4। हमने 4 कंडीशन थी, देखिए हमारे डायग्राम में, एक कंडीशन यहाँ से बनाई है मैंने, एक यहाँ से बनाई है, एक यहाँ से और यहाँ से, तो हमारे 4 कंसंट्रेट बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे इन 4 कंसंट्रेट, हमारे पास ये 4 कंसंट्रेट हैं सिर्फ, और एक्स वाई तो आपको पता ही नॉन नेगेटिव नहीं होता, दैट मीन्स पॉजिटिव होता है। लास्ट हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो है हमारे पास क्या वो रहेगा, मतलब हमारे पास प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए प्रॉफिट यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अगर आप ये देखते हो, मैंने आपको बोला था कि हमें कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये हमारे पास x है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 16 से, y की मल्टीप्लाई 10 से, 15 की मल्टीप्लाई इससे, 10 की मल्टीप्लाई इससे, 12 की इससे और 10 की इस कंसंट्रेट से। इन सब का टोटल करके हम जो है इस फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं टोटल करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे मेरे पास 16 की मैंने x की जो भी कॉस्ट दी हुई थी, 10 की y से, 15 की जो भी हमारे को बोला गया है कि इतना इतना कॉस्ट वो लेगा, 12 की 5 माइनस एक्स से,
फिर 12 की 5 माइनस वाई से और 10 की x प्लस वाई माइनस ऑफ 4 से। तो z हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 190, दैट इज कांस्टेंट, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया x माइनस वाई। तो हमें क्या बोला गया है, दैट इज मिनिमम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, मिनिमम ऑफ z x माइनस 7y सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेट। क्या कंसंट्रेट बने थे हमारे, एक तो बना था x लेस देन 5, एक हमारा बन रहा है y लेस देन 5, एक बन रहा है x प्लस वाई लेस देन 8, सॉरी यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहेगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास कंसंट्रेट बन गए हैं इसके। हाँ जी, ये कंसंट्रेट्स है। इन कंसंट्रेट्स की हेल्प से अगर हमें ग्राफिकली शो करना है तो हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं इसको। तो ये जो है हमारा क्या रहेगा इसका, कि आप जो है इस जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी, तो हम इसे डायग्राम के थ्रू करेंगे तो ये थोड़ा इजी पड़ता है, वैसे थोड़ा टफ लगता है। आप डायग्राम के थ्रू इसकी कॉस्ट वगैरह मेंशन करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आप इसे लिनियरी जो है शो भी कर सकते हो ग्राफिकली।